नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बलबन पढ़ाने वाले हैं। और बलबन पढ़ाने से पहले गुलाम वंश में हम रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश को पढ़ा चुके थे। ठीक है, आज हम बलबन पे विशेष फोकस करेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें पहले हम बता देते हैं जो पिछले वीडियो से लिंक कर सके। ठीक है, इससे पहले भी हम दिल्ली सल्तनत पे वीडियो दे चुके हैं, तो लिंकिंग के लिए एक बार जरूर आप पिछले वीडियो से कंसल्ट कर लीजिएगा कि क्या क्या हम दे चुके हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे बलबन। बातें कई होंगी लेकिन विशेष फोकस इस वीडियो का बलबन पे होगा। ठीक है, तो पहले तो आप गुलाम वंश की बात कर रहे हैं या मामलूक वंश की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिनका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी का रहा था। ठीक है, अब इस गुलाम वंश में देखेंगे, इसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांट लेते हैं गुलाम वंश को। ठीक है, पहले पार्ट में कुतुबी राजवंश, कुतुबी राजवंश, दूसरे पार्ट में शमसी राजवंश, शमसी राजवंश उसी का ही पार्ट है। और तीसरा जो पार्ट है वो बलबन के वंश से संबंधित है, जिसको हम कहते हैं बलबनी राजवंश। ठीक है, बलबनी राजवंश। देखिए, ये सब गुलाम वंश ही है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स बांट दिए गए हैं, जो कि जैसे कुतुबी राजवंश से कौन कौन शासक जुड़े हुए हैं, शमसी राजवंश से कौन कौन जुड़े हुए हैं, बलबनी राजवंश से, ओवरऑल सभी ममलूक वंशी है। ठीक है, पिछली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आप लिंक कर सके। कुतुबी राजवंश में आप देखेंगे कि कौन कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। ठीक है, शमसी राजवंश आप देखेंगे इल्तुतमिश, आप रजिया सुल्तान को ले सकते हैं। शमसी राजवंश में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान या रुकनुद्दीन फिरोज शाह, बहराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की भी बात कर सकते हैं, बहराम शाह की भी बात कर सकते हैं। तो कुतुबी राजवंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, शमसी राजवंश में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज और बहराम शाह जैसे सुल्तानों की बात हम लोग करते हैं। जबकि बलबनी राजवंश में हम लोग देखते हैं कि अच्छा, इसमें एक और है, नसीरुद्दीन मोहम्मद भी आप दे सकते हैं, नसीरुद्दीन मोहम्मद की भी बात आप मोहम्मद की बात आप कर सकते हैं। ठीक है, और बलबनी राजवंश पढ़ाना हमको स्पेशल बलबनी है। ठीक है, लेकिन हमको बलबन राजवंश पे भी बात करना होगा। बलबन राजवंश मतलब तो आप बलबन को ही ले लीजिए, गियासुद्दीन बलबन, एक तो यही है, बलबनी है। उसके बाद मोइनुद्दीन, देखिए गियासुद्दीन बलबन का आप शासनकाल भी ध्यान रखिएगा, 1265 से 1287, इसलिए ध्यान रखना है कि हमको इस पर फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि गियासुद्दीन बलबन के बाद उतने महत्वपूर्ण शासक तो नहीं आते हैं, लेकिन कुछ को आपको जानना जरूरी है, जैसे मोइनुद्दीन कैकुबाद, कैमूर्स, नहीं मोइनुद्दीन कैकुबाद, कैमूर्स जो अंतिम सुल्तान था। ठीक है, बलबनी राजवंश में महत्वपूर्ण है गियासुद्दीन बलबन। ये पार्ट हम इसलिए बांट दिए
कि आपको गुलाम वंश में भी ये चीज ध्यान रहना चाहिए कि हमें कौन कौन सुल्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मान लीजिए कुतुबी राजवंश में कुतुबुद्दीन और आराम शाह, ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इंपॉर्टेंट है। शमसी राजवंश में इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन, फिरोज शाह, बहराम शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन इसमें इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान ज्यादा महत्वपूर्ण है। बलबनी राजवंश में बलबन ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वो अलग बात है कि आपको गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान पूछ देगा तो आप कैमूस ले लेंगे, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस गुलाम वंश को मैंने इतने पार्ट में बांट दिया। अब हम लोग बलबन पर बात करेंगे कि बलबन को पढ़ते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। ओके, इनको स्क्रीन शॉट लेना होगा, ले लेंगे। गियासुद्दीन बलबन। आज का वीडियो का मूल फोकस गियासुद्दीन बलबन पर है। गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी का इनका शासनकाल रहा है। देखो, बलबन को जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अगर आपके पास है तो निश्चित रूप से आपके पीटी में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्या क्या बलबन के बारे में आपको ध्यान रखना है? एक तो बलबन, थोड़ा सा इसको हम कई दृष्टिकोणों में बांट लेते हैं। ठीक है, कैमरा का वो ठीक है। ओके, तो एक तो बलबन का परिचय, कि बलबन कौन था, क्या उसकी नीतियां रही थी। ठीक है, परिचय जानना जरूरी है। उसके बाद बलबन लौह एवं रक्त की नीति अपनाने का जो कारण था ये जानना जरूरी है। तो गियासुद्दीन बलबन का फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका परिचय पे ध्यान देंगे। हम एक एक करके बताएंगे। ठीक है, बलबन का परिचय, फिर लौह एवं रक्त की नीति अपनाने के पीछे उसका क्या कारण था। उसके बाद बलबन का राजत्व का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। बलबन के राजत्व का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। बलबन के राजत्व का सिद्धांत, और हमें निश्चित रूप से राजत्व का सिद्धांत जानना चाहिए बलबन का, और मुख्य परीक्षा में भी पूछता है। हालांकि ये वीडियो पीटी के लिए जारी किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आप यहां से चाहें तो एक अप्रोच बना सकते हैं। गियासुद्दीन बलबन, इसमें परिचय, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने के कारण, बलबन के राजत्व का सिद्धांत। हम जानेंगे इल्तुतमिश और बलबन का तुलनात्मक अध्ययन भी जानना जरूरी है। बलबन और इल्तुतमिश, बलबन और इल्तुतमिश का तुलनात्मक अध्ययन भी हम कर लेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ इसके अलावा हम लोग बलबन का जो पद है, बलबन का पद, यानी किसके किसके शासन काल में बलबन किस किस पद पर रहा था, यह भी जानना जरूरी है। यानी कि बलबन के बारे में उसका परिचय, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने का कारण, ठीक है, बलबन के राजत्व का सिद्धांत, बलबन और इल्तुतमिश का तुलनात्मक अध्ययन, बलबन का पद, और दरबार में उसके जो विद्वान थे, है ना, कई जैसे कि अमीर खुसरो इन्हीं के दरबार से अपना समझिए कि करियर स्टार्ट किया था। तो एक चीज और ले लें आप, एक और चीज बलबन के लिए जानना होगा, इसके दरबार में विद्वान, ठीक है, और साथ ही
एक चीज, एक और सुल्तान की जानकारी रखना, सॉरी, साथ ही एक चीज की और जानकारी रखें, इसके अन्य तथ्य। ठीक है, अन्य तथ्य यानी कि बलबन को जानने के लिए बलबन का परिचय, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने का कारण बलबन का, बलबन के राजत्व का सिद्धांत, ठीक है, बलबन और इल्तुतमिश का तुलनात्मक अध्ययन, बलबन का पद, फिर दरबार में उसके जो विद्वान थे, ठीक है, कौन कौन थे ये, और उसके बारे में कुछ अन्य तथ्य। इतनी चीजों पर अगर हम चर्चा कर लेते हैं तो बलबन से प्रश्न नहीं छूटेगा। इन्हीं अप्रोच पे बलबन का हमें अध्ययन करना है। पहले शिफ्ट में हम लोग बलबन का परिचय, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने का कारण और बलबन के राजत्व का सिद्धांत देख लेंगे। सेकेंड शिफ्ट में हम लोग बलबन और इल्तुतमिश का तुलनात्मक अध्ययन, बलबन का पद, दरबार में विद्वान और अन्य तथ्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बलबन का जो परिचय है वो है, मैं इस शिफ्ट में परिचय, लौह एवं रक्त की नीति और राजत्व के सिद्धांत पे बात कर रहा हूं। ठीक है, परिचय में देखेंगे तो बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन है और ये भी एक इल्बरी तुर्क है। बलबन भी क्या है? इल्बरी तुर्क है। और इसके हम परिचय दे रहे हैं कुछ पॉइंट्स को बता के, ठीक है, जहां चर्चा की आवश्यकता होगी हम वहां करेंगे। और देखेंगे कि जो रजिया के विरुद्ध जो विद्रोह हुए थे उस विद्रोह में बलबन भी शामिल था। रजिया के विरुद्ध विद्रोह में बलबन शामिल था, यानी कि रजिया के विरोध में था बलबन। और नेक्स्ट इसका परिचय हम दे रहे हैं पॉइंट से कि बलबन ने अलाउद्दीन मसूद शाह के विरुद्ध षड्यंत्र रचा एवं नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाया। नसीरुद्दीन को सुल्तान बनाने का फायदा यह हुआ कि नसीरुद्दीन के समय ये नायब के पद पर था और वास्तविक सत्ता जो है का उपयोग बलबन ही कर रहा था। नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में जो वास्तविक सत्ता का प्रयोग है वो बलबन ही कर रहा था। ठीक है, कहने को सुल्तान नासिरुद्दीन थे लेकिन पावर पूरा बलबन के हाथ में था और इसने दल चालीसा को समाप्त कर दिया था। देखिए, बलबन दल चालीसा को समाप्त किया, इल्तुतमिश ने दल चालीसा स्टार्ट किया था, 40 गुलामों का एक दल, जिसे बलबन समाप्त कर दिया था। हालांकि बलबन इसी दल चालीसा का पार्ट था, इसी दल चालीसा में से एक बलबन भी था। हालांकि ठीक है, मानते हैं कि बलबन ने दल चालीसा का समापन किया, लेकिन जब वो समापन कर रहा होगा 40 सदस्य की उम्र इतनी हो गई होगी कि नेचुरली कई लोग मर गए होंगे, कई लोगों की मृत्यु तो नेचुरली हो गई होगी, जो बचे होंगे उनको मार के उसको समाप्त कर दिया होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि दल चालीसा को समाप्त किया, 40 को मार दिया, 40 को थोड़ी मारा होगा, है ना। 90% तो ऐसी उम्र के हिसाब से चले गए। लौह एवं रक्त की नीति को अपने विरोधियों को रोकने के लिए किया। देखो, रक्त एवं लौह की नीति को अपनाने वाले पुरुष को तो लौह पुरुष कहेंगे। लौह पुरुष उसे बोलते हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध, कटिबद्ध होता है, ठीक है, समर्पित होता है। तो निश्चित रूप से अपने विरोधियों को रोकने के लिए लौह एवं रक्त की नीति अपनाया बलबन ने। ठीक है, और लौह एवं रक्त की नीति अपनाने के पीछे जो उसके कारण थे, उसने वो कौन कौन से बिंदुओं पे काम कर रहा था। एक तो सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया, है ना। सुल्तान पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने का प्रयास किया लौह एवं रक्त की नीति के हिसाब से। उसके हिसाब से राजा को कठोर होना चाहिए। हालांकि दो चेहरा का जीता था, अंदर का बलबन कुछ और था, बाहर का बलबन कुछ और था। बाहर से काफी कठोर बलबन था, अंदर से उतना ही वो मुलायम बलबन था। ठीक है, इसकी भी चर्चा होगी कि कैसे। हाँ, एक चीज देखेंगे कि अमीरों की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया रक्त एवं लौह की नीति से। मंगोल एवं राजपूतों के खतरों के विरुद्ध शक्तिशाली सुल्तान पद एवं राज्य की स्थापना की। मंगोल एवं राजपूतों के खतरों के विरुद्ध शक्तिशाली सुल्तान पद एवं राज्य की स्थापना की। खतरा उसको राजपूतों से और मंगोलों से था। मंगोलों से तो इतना था कि उसका पुत्र भी शहीद हो गया था, है ना। जो शहजादा
था, जिसको क्या कहते हैं उसको, शहीद आजम की उपाधि दिया था। मुगलों से सुरक्षा करने के दरमियान शहजादा मोहम्मद जो था उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिसको शहीद आजम की उपाधि दे रखा था बलबन ने, ठीक है। और कहते हैं कि मृत्यु होने के बाद भी राज दरबार में कभी भी अपने चेहरे पे अफसोस भी नहीं आने दिया कि उसको पुत्र के मरने का कुछ अफसोस भी है, ऐसा भी बलबन के चेहरे पर नहीं दिखा। हमेशा से बलबन कठोर दिखता था। राज दरबार में लोग देख के ना कहें कि बलबन कमजोर है, ठीक है, लेकिन जियाउद्दीन बर्नी अपनी किताब में लिखता है कि नहीं, ऐसा लगता है कि मैंने उसको कई बार सिसकते हुए, है ना, सुना है। तो इसका मतलब सिसकता था तो लोगों से छुप के सिसकता होगा घर के अंदर, जहां पे किसी का ध्यान न जाए, किसी का दृष्टि न जाए, नहीं। हालांकि जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि अपने पुत्र के मृत्यु के बाद वो दुखी रहता था, लेकिन लोगों के सामने नहीं, अपने अंतरात्मा से, अपने अंतरात्मा, ठीक है। सत्ता का शक्ति केंद्र सुल्तान को बनाना चाहता था, ठीक है, यानी कि सुल्तान पद का हवा बनाना चाहता था बलबन। इस बात को समझ रखे। एक तो गुलाम था, गुलाम बन के दल चालीसा का पाठ था और सुल्तान के पद पे पहुंच चुका था, कंफ्यूज था कि राजा को ऐसे होना चाहिए, राजा को वैसे होना चाहिए, राजा को दिखावा ज्यादा करता था ये, ठीक है। राजत्व के सिद्धांत में जो है, देखिए राजत्व का सिद्धांत क्या है कि राजा को इसने क्या कर दिया, राजत्व का सिद्धांत इसने शक्ति, प्रतिष्ठा एवं न्याय पर आधारित कर दिया। शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित थी उसकी राजत्व का सिद्धांत। न्यायशील उतना ही था, न्यायशील उतना ही था, ठीक है। बलबन न्यायशीलता का उसका बंगाल अभियान, पंजाब के गवर्नर को सजा देना उसके न्यायप्रियता में आता है, ठीक है। कहते हैं कि एक किसी व्यापारी को पंजाब के गवर्नर ने अकारण मार देता है, तो सीधे उसकी बीवी पहुंच जाती है बलबन के दरबार में। बलबन स्वयं चला जाता है पंजाब और कहता है कि मेरे सामने उसको, गवर्नर को बुलाइए, उसको मेरे सामने इतने कोड़े मारो कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो अपने आंख के सामने बिठा के खंबे से बनवा के इतने कोड़े मरवाया कि पंजाब का गवर्नर की मृत्यु हो जाती है। ऐसा न्याय करने वाला व्यक्ति का, ठीक है। तो बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता, ध्यान रखिएगा, ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंध को राज्य का आधार बनाने का प्रयत्न किया। ईश्वर, शासक और जनता के बीच। अब ईश्वर और शासक, शासक क्या है, ईश्वर का छाया है, ठीक है। शासक जो है वो ईश्वर का छाया है। अब जब शासक ईश्वर की छाया है तो जनता को तो भगवान तुल्य मानना चाहिए। ऐसे पद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया बलबन ने, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि ईश्वर, शासक और जनता का त्रिपक्षीय संबंध को स्थापित करने का या अपने राज्य के लिए इसे आधार बनाने का प्रयास किया। जनहित को शासन का व्यावहारिक आदर्श बनाया, प्रैक्टिकली वो जनहित को ही शासन का व्यावहारिक आदर्श बनाया। जो भी ये ठीक है ना, स्थापित करने का प्रयास किया जरूर, लेकिन उसका मेन आधार ये था, मूल आधार ये था कि वो जनता को, है ना, या जनहित का कार्य करना चाहता था। फारस के जो इस्लामी राजत्व के राजनीतिक सिद्धांतों एवं परंपराओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया, यानी कि फारस की इस्लामी परंपरा को अपनाने का प्रयास किया बलबन ने, और राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिबिंब नियाबत खुदाई माना। यानी जो राजा है वो पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है, प्रतिबिंब है। अब जनता ये मान ले, तो जनता जब ईश्वर का प्रतिबिंब ही अपने सुल्तान को मान लेगा तो समझिए कि उसका प्रतिष्ठा कहां पर जाएगा। नहीं, राजा जिल अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। नहीं, राजा जो है जिल इलाह है, यानी ईश्वर का प्रति छाया है, ठीक है। उसने सिजदा और पापोस भी अपनाया, ठीक है, जो फारस परंपरा से ही प्रचलित था। सिजदा मतलब झुक के घुटनों के बल बैठकर, और पापोस का मतलब पैर को चूमना लेट के, ठीक है। ये सिजदा और पापोस इस तरह से तो लगता है कि गैर इस्लामिक परंपरा है, जिसे अपनाने का इसने क्या किया, प्रयास किया कि वो दिखाना चाहता था कि हम कितना बड़ा राजा है,
ठीक है, कितना बड़ा सुल्तान है। ठीक है, ये शो करना चाहता था कि राजा को एकदम दृढ़ होना चाहिए, नहीं, इसलिए इन सब नीतियों को उसने अपनाने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट में हम उसके अन्य बातों को देखते हैं। तो जो बलबन की अन्य बातें हैं, जैसे इल्तुतमिश और बलबन का तुलनात्मक अध्ययन, बलबन के पद, किसके कारण किस किस पद पे रहा है, दरबार के विद्वान, जो बलबन के जो दरबारी विद्वान थे कौन कौन थे, और अन्य तथ्यों की चर्चा करनी है। ठीक है, इल्तुतमिश और बलबन में जो तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे, तो इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीदा था और बलबन को खुद इल्तुतमिश ने खरीदा था। हालांकि बलबन जो इसके शाहनामा के राइटर हैं फिरदौसी, उस किताब में लिखा हुआ है कि कहता था खुद को अफरासियाब का वंशज, बलबन खुद को अफरासियाब का वंशज कहता था। हालांकि बलबन को किसने खरीदा? इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश को किसने खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश ने बाहरी और आंतरिक समस्याओं पर नियंत्रण और राज्य विस्तार किया, जबकि एक चीज और भी यहां छूट रहा है, इसने दल चालीसा, मतलब इल्तुतमिश जो है दल चालीसा का गठन किया था, जबकि दल चालीसा का समापन कर दिया था बलबन ने। इल्तुतमिश ने दल चालीसा का गठन किया और बलबन ने उसे समाप्त किया। जस्ट कुछ देर पहले मैं इस चीज की चर्चा कर ही रहा था। इल्तुतमिश बाहरी व आंतरिक समस्याओं पर नियंत्रण और राज्य का विस्तार किया। आप इल्तुतमिश वाला लेक्चर सुन लीजिएगा, मेरा आपको पता चल जाएगा। जबकि बलबन जो है आंतरिक प्रशासन पर विशेष बल दिया एवं राजत्व का सिद्धांत दिया। आंतरिक एक ही बार वो दिल्ली से बाहर गया है 1279 ईस्वी में, जब बंगाल के अंदर विद्रोह हुआ था, तुगरिल खां ने किया था और उसमें अपने बेटा बुगरा खां को लेके गया था। सारे विद्रोहियों का हत्या किया, ठीक है, तुगरिल खां सहित। और कहते हैं कि कई किलोमीटरों तक वो लाशें बिछा दी रोड के दोनों साइड, और के सीने पे सभी विद्रोहियों को खूंटा गाड़ दिया और अपने पुत्र को घोड़ा पर बैठाया, बोला कि चलो मेरे साथ। और जब वो एरिया से गुजरा और बुगरा खां को दिखाया कि देखो अगला जो बंगाल तुम्हारे ही हाथों में हम देने जा रहे हैं, वहां का गवर्नर तुम ही बनोगे, तो ध्यान रखना तुमने भी अगर विद्रोह किया तो तुमको भी ऐसा ही सजा मिलेगा। उस अपने पुत्र को कहा, बुगरा खां उसका पुत्र था, उसको कहा बलबन ने। तो बलबन विद्रोह को कितने कड़े तरीके से दबाता था। तो 1279 की घटना, पहली बार वही घटना मिलता है जिसमें लगता है कि बलबन दिल्ली से बाहर जाके विद्रोह दबाने का प्रयास किया बंगाल के अंदर, और तुगरिल खां का विद्रोह था। खैर, तो बलबन ने आंतरिक प्रशासन पर विशेष बल दिया, ठीक है, तो राजत्व का सिद्धांत दिया, अस्थायी व्यवस्था दी, जबकि इसकी जो स्थापित व्यवस्था थी अल्पकालिक थी, अस्थायी नहीं थी इल्तुतमिश की। लेकिन बलबन ने जो व्यवस्था दिया वो अस्थायी व्यवस्था दिया। बलबन ने किसके शासन काल में बलबन किस किस पद पर रहा देखते हैं। उसके भी कुछ भी देता है, जैसे अमीर ए शिकार का पद, इस पद पे वो रजिया सुल्तान के समय में था। तो बलबन अमीर ए शिकार पद किसके शासन काल में था? तो रजिया सुल्तान। अमीर ए आफूर के पद पर वो बहराम शाह के समय में था। अमीर ए हाजिब के पद पर अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में था। और नायाब ए मुमलकात जो है नासिरुद्दीन मुहम्मद के समय में बलबन इस पद पर था, ठीक है। जबकि दरबार के विद्वान में आप अमीर खुसरो और अमीर हाजिब, अमीर हसन का ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो समझिए कि अपना शुरुआत ही बलबन के काल से किया था, ठीक है। अन्य तथ्य में हम देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि बलबन बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य तथ्य में एक जगह दोनों बातें कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम के अंदर। बलबन ने पारसी नौ वर्ष, जो साल की शुरुआत में मनाए जाने वाले उत्सव थे, नौरोज की भारत में शुरुआत की। तो नौरोज उत्सव का शुरुआत भारत में पहली बार बलबन ने ही कहा। इसे ईरानी परंपरा या पारसी परंपरा का माना जाता है। ध्यान रखिए, कभी पारसी धर्म ईरान का राज धर्म हुआ करता था। इस कारण बोलने के क्रम में पारसी बोल दूं या ईरानी परंपरा बोल दूं तो एक ही बात समझिएगा, ठीक है। तो बलबन ने पारसी 9 वर्ष की शुरुआत, 9 वर्ष
की शुरुआत में मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज की भारत में शुरुआत किया बलबन ने। कहता भी था कि हमारे दरबार को एकदम भय भूखा से सजा दीजिए, एकदम लगना चाहिए कि राजा का दरबार है। मैंने थोड़ा मैंने कहा ना कि अंदर का बलबन कुछ और था, बाहर का बलबन कुछ और था, है ना। वो यहां तक कहता था, वो पता नहीं क्या उसके अंदर चल रहा था, कहता था कि मैं छोटे वर्ग को देखना नहीं चाहता, है ना। अपने जितने भी काल में जितने भी बड़े बड़े पद पे जो निम्न वर्ग के लोग थे उसको हटाया और उच्च वर्ग के लोगों को बैठाने का प्रयास किया, है ना। कहता था कि ये निम्न वर्ग के लोग विश्वास के काबिल नहीं है। बताइए ये इसको कुछ समझ में, इसको पढ़ने का समय लगता है कि ये सोच क्या रहा था। ऐसा तो नहीं था कहीं कि बलबन एक गुलाम था और उसका वो दिमाग से हट नहीं रहा था, वो खुद को प्रयोग में ही लगा दिया या खुद को बताने में ही लगा दिया कि वो कितना कैसा सुल्तान है ना, कितना मजबूत सुल्तान है, कितना मजबूत इरादों वाला सुल्तान है। नहीं, हालांकि बहुत कुछ नया दिया। बलबन ने दीवान ए विजारत विभाग, जो वित्त विभाग कहलाता था, है ना, को सैन्य विभाग से अलग कर दिया। यानी कि बलबन से पहले दीवान ए विजारत वित्त विभाग और सैन्य विभाग एक ही हुआ करता था। तो दीवाने विजारत यानी वित्त विभाग से सैन्य विभाग को अलग कर एक नए विभाग की स्थापना की, दीवाने आरिज। और दीवाने आरिज कौन सा विभाग था? सैन्य विभाग था। ध्यान रखिएगा, दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज जो सैन्य विभाग था वो बीपीएससी में पूछ चुका है, जस्ट पिछले बार पूछा था। तो ध्यान रखेंगे कि दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने किया था। वो कैसा विभाग था? तो वो सैन्य विभाग था। ऐसी पूछा था कौन सा विभाग था, किसने स्थापित किया था, ये नहीं पूछा था। पूछा यह था कि कौन सा विभाग था, तो सैन्य विभाग था। ध्यान रखेंगे दीवाने आरिज को, दीवाने विजारत यानी वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दीवाने आरिज यानी सैन्य विभाग की स्थापना बलबन करता है। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन लेना हो तो ले लीजिएगा। ये है बलबन। और ध्यान रखिएगा इसके बाद कैकुबाद और कैमूर से शासक बनते हैं। ठीक है, बलबन के बाद कैकुबाद, उसके बाद अंतिम कैमूर्स। ठीक है, और कैमूर्स को फाइनली नाबालिग था कैमूर्स, फाइनली उसे उसकी हत्या कर जलालुद्दीन सिंहासन हथिया लेता है और खिलजी वंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। इसके बाद जब पढ़ाया जाएगा वो है खिलजी वंश। ठीक है, धन्यवाद।